हेलो मेडिकल एंड नर्सिंग मास्टर्स। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंडर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में अक्सर हम अपने बचपन में हमारी मेडिकल लाइफ में जो है वो सुनते आ रहे हैं कि बेबी की चेस्ट को बैक को ज़्यादा ठंड नहीं लगनी चाहिए, निमोनिया हो जाएगा। यस, आज के हमारे टॉपिक का नाम है निमोनिया, जो कि अक्सर जब हम बुक पढ़ते हैं वो हमें कंफ्यूज करता है। बट आज के लेक्चर में हम डेफिनेशन, साइन एंड सिम्टम्स, टाइप्स, पैथोफिजियोलॉजी और पैथोलॉजिकल चेंजेस के अलावा डायग्नोसिस एंड नर्सिंग मैनेजमेंट जो है यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ी सी अनॉटमी जो है रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे जो यहाँ पे ट्रैकिया है प्राइमरी जो है ब्रोंकस प्राइमरी एंड सेकेंडरी में डिवाइड हो जाती है, जिसके बाद ब्रोंकस जो है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई बना लेती है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई बना लेती है, जो कि अल्टीमेटली एल्वेओलाई में खत्म होती है। ऑल राइट, उसके बाद यहां पे अगर हम बात करें डेफिनेशन की, निमोनिया इज द इन्फ्लामेशन। यस, इन्फ्लामेशन है किसकी? हमारी टर्मिनल, यहां पे आखिरी हिस्सा जो है टर्शरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स का और एल्वेओलाई का, टर्मिनल एयरवे का आप लिख सकते हैं यहां पे, और यहां पे एल्वेओलाई की जो इन्फ्लामेशन है वो देखने को मिलती है। ठीक है जी, यहां पे डेफिनेशन। उसके बाद यहां पे जो निमोनिया है हमारा, उसकी टाइप्स की बात करें तो टाइप्स यहां पे अपना जो है एक तरह के कॉजेज भी हैं। टाइप्स जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे तो क्लासिफिकेशन भी आप इसको कह सकते हो। तो टाइप्स में सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया, एस्पिरेशन आप पी लिख लीजिए साथ में, निमोनिया। तो ये जो है एस्पिरेशन यानी कुछ एस्पिरेट कर जाना। तो एस्पिरेट करने के मामले में सबसे पहले नंबर पे जो बेड रिडन पेशेंट है, हमारे कोमा में है, सिडेशन है, एनेस्थीसिया दिया हुआ है, तो उन पेशेंट्स में जो सेक्रीशंस हैं ड्यू टू प्रोलॉन्ग बेड रिडन वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। अगर वो टाइम पे उनकी जो सक्शनिंग है, आपने एक नर्सिंग प्रोसीजर का नाम सुना होगा, सक्शनिंग कर दो पेशेंट की, तो सक्शनिंग जो है ना की जाए तो यहाँ पे हमारा वो सेक्रीशन में बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शन जो है वो इकट्ठी हो सकती है। उसके बाद है लॉस ऑफ रिफ्लेक्स, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है जी, यहाँ पे हमारे लंग्स के ऊपर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई और एल्वेओलाई के ऊपर अपनी नर्व्स के थ्रू यहाँ पे जो कंट्रोल है वो रखता है। अगर कोई नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर हो जाए, नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर हो जाए, जैसे स्ट्रोक, सीजर्स, एपिलेप्सी, या फिर खुद ब्रेन के टिश्यूज को ब्लड सप्लाई कम होना वगैरह वगैरह, तो उसके कारण ट्यूमर, ठीक है जी, ट्यूमर हो जाए तो उसके कारण यहाँ पे ब्रेन से जो मैसेज है वो हमारे कफ रिफ्लेक्स को क्रिएट नहीं करेगा। कफ जो है, हमें खांसी जो है वो किससे आती है? नर्वस सिस्टम के थ्रू आती है। अगर यहाँ पे लॉस ऑफ रिफ्लेक्स हो जाए तो भी सेक्रीशंस इकट्ठी हो जाएंगी और हमारी टर्शरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल एंड एल्वेओलाई में यहाँ पे जो है हमारा दैट इज निमोनिया कंडीशन, इन्फ्लामेशन जो है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ऑब्वियस है, कोमा पेशेंट है, बेड रिडन पेशेंट है, सर्जरी होके हटी है, ओपियोइड्स जो हैं हमारे ड्रग ओवरडोज है, तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के कारण भी एस्पिरेशन होने के चांसेस। एस्पिरेशन का यहाँ पे मीनिंग क्या है? एस्पिरेशन का मीनिंग है कि जो भी नेजोफेरेंक्स है, ओरोफेरेंक्स कंटेंट है, ईसोफेगस का कंटेंट है, वो हमारी ट्रैकिया में चला जाता है, वो हमारी ट्रैकिया, टी फॉर ट्रैकिया में जो है वो शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे हमारे जो एयरवेज हैं उनमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। ऑल राइट, उसके बाद बात करें ड्रग ओवरडोज।
उसके बाद है रेजिस्टेशन, इसको रिसस्किटेशन नहीं बोलना, इसको रेजिस्टेशन बोलना है, ठीक है जी, रेजिस्टेशन। उसके बाद है डीबिलिटेटेड पेशेंट। डीबिलिटेटेड पेशेंट का मतलब है बहुत ज्यादा वीकनेस करने वाले डिसऑर्डर। इस वर्ड को हाईलाइट कर लीजिए। डीबिलिटेटेड का मतलब है ऐसे डिसऑर्डर जिसमें पेशेंट बहुत वीकनेस फील करता है। अब मान लो मैं बहुत वीक हूं और मेरे से खांसा नहीं जा रहा, खांसता हूं तो मेरे मसल्स थक जाते हैं, तो धीरे धीरे सेक्रीशंस हमारी टर्मिनल जो ब्रोंकियोल्स हैं, हमारी टर्शरी ब्रोंकियोल्स हैं, एल्वोलाई हैं, उनमें इकट्ठा होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। कफ रिफ्लेक्स हमारा फ्रेंड है, ये बात आपने याद रखनी है यहां पे। उसके बाद है प्रोलॉन्ग एनजी ट्यूब फीडिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में ऐसा क्यों बोला गया कि हमारी जो वो है ट्यूब, एनजी ट्यूब है, नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग ट्यूब जो है वो चेंज करनी चाहिए? क्यों? क्योंकि यहां पे सेक्रीशंस जो हैं वो एस्पिरेट कर सकता है पेशेंट ट्रैकिया में। लेबर पेन, अगर एक्सेसिव लेबर पेन हो रहा है, बेबी डिलीवर होने को है यहां पे, तो डायफ्राम के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। डायफ्राम जो है यहां पे हमारे दैट इज ईसोफेगस के ऊपर प्रेशर डालेगी, जिसके कारण एस्पिरेशन, ट्रैकिया में जो कंटेंट है वो शिफ्ट हो सकता है। उसके बाद है गैस्ट्रिक जूस ज्यादा बनना, GERD, हमने सबने यहां पे जो सुना हुआ है, हमारी एक वीडियो भी उसके ऊपर है, GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स के अंडर यहां पे जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, गैस्ट्रिक जूस है, हमारा HCl है, वो यहां पे जाएगा, इरिटेशन करेगा तो यहां पे इन्फ्लामेशन जो है वो देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो यहां पे हमने बात की एस्पिरेशन निमोनिया के बारे में, जो कि एक टाइप है। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के बारे में, जिसका नाम है इनहेलेशन निमोनिया। इनहेलेशन निमोनिया से पहले आपको यहां पे नोट करना चाहिए कि एस्पिरेशन निमोनिया के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है यहां पे रिस्पॉन्सिबल है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है जी। इसके अलावा आप यहां पे क्लेब्सिएला, ये नाम जो है बार बार आएंगे, क्लेब्सिएला जो है यहां पे रिस्पॉन्सिबल है, क्लेब्सिएला। उसके बाद है यहां पे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है जी, यहां पे रिस्पॉन्सिबल है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स इनहेलेशन निमोनिया। तो ये कहां पे पाया जाता है? ये अक्सर उन लोगों में पाया जाता है जो कि क्राउडेड प्लेस में रहते हैं, स्विमिंग पूल कॉमनली यूज करते हैं, AC यूनिट्स, एयर कंडीशन जो यूनिट है हमारे, उसमें जो पानी होता है ना, यहाँ पे नॉलेज की बात, जो पानी होता है उसमें हमारा दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया लीजिनेला जो है, लीजिनेला यहाँ पे देखने को मिलता है स्विमिंग पूल्स में, एयर कंडीशन यूनिट्स में, लीजिनेला। तो निमोनिया ये कर सकता है, डस्ट में है, सॉइल में है, और यहाँ पे बर्ड्स की जो ड्रॉपिंग है, जो बीट कर देते हैं हमारे बर्ड्स, उनमें भी हमारा लीजिनेला यहाँ पे। और यहाँ पे इसके अलावा जो इनहेलेशन हमारी निमोनिया है, ये हमारा कैलमीडिया इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, कैलमीडिया यहाँ पे जो है वो वायरल इन्फेक्शन है। कैलमीडिया जो इन्फेक्शन है यहाँ पे, एच इन्फ्लुएंजा जो इन्फेक्शन है, उसके कारण भी यहाँ पे इनहेलेशन निमोनिया हो सकता है। ऑल राइट, तो यहां पे हमने एस्पिरेशन इनहेलेशन की बात की। थर्ड नंबर पे आता है हमारा म्यूकोसिलियरी कॉजेज। तो यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकियोल है, उनके अंदर यहां पे सीलिया प्रेजेंट है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम की अंडर ऊपर की तरफ बीट करता है। मान लो यहां पे डस्ट इकट्ठी होगी, तो इसको ऐसे करते 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 ऊपर ले जाके हमारी ईसोफेगस में डाल देता है। ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया से डस्ट जो है, बहुत फाइन डस्ट पार्टिकल्स, पॉलन वगैरह जो है, वो उल्टा ईसोफेगस में यहां पे आ जाता है। या फिर उसको हम जो है फैलम के तौर पे, जिसको हम बलगम बोलते हैं कॉमन लाइफ में, बलगम, फैलम के तौर पे जानते हैं, फिर हम इसको स्पिट ऑफ कर देते हैं, थूक देते हैं, ठीक है जी। हमारे एयरवेज जो हैं वो साफ रहते हैं, पेटेंट रहते हैं। उसके बाद है यहां पे किसी भी रीजन के कारण अगर ये हमारे ब्रश लाइक बॉर्डर सीलिया जो है, कौन सी सीलिया, ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम जो है, ये काम ना करें, बीट ना करें, ठीक है। तो डस्ट जो है वो ट्रैकिया के दीवारों के ऊपर इन्फ्लामेशन यहां पे करनी शुरू कर देगी।
तो मेन रीजंस क्या है? एनेस्थीसिया के कारण भी ये जो हमारे सीलिया हैं ये काम नहीं करते। स्मोकिंग जो लोग करते हैं, चेन स्मोकर हैं, वो अपने स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम को डैमेज कर लेते हैं, जिसके कारण अपबीट मूवमेंट जो है वो नहीं होती। ट्यूमर है वहां पे, मान लो यहां पे ट्यूमर जो है वो देखने को मिल रहा है, यहां पे सीलिया प्रेजेंट है और यहीं पे ट्यूमर बन गया ऐसे, तो ये एरिया बीट नहीं करेगा, यहां पे इन्फ्लामेशन जो है वो देखने को मिलेगी। एज, ओल्ड एज में भी हमारे नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स प्लस ये जो सीलिया है ये हमारा काम करना कम कर देता है, लेस फंक्शनल हो जाता है, जिसके कारण यहां पे हमारा दैट इज इन्फ्लामेशन जो है बैक्टीरिया के इकट्ठे होने के कारण हो सकती है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी, पैरालाइसिस एंड सेडेटिव्स के कारण भी यहां पे जो हमारे दैट इज सीलिया हैं वो काम करना बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जिसके कारण पेशेंट को यहां पे जो है हमारे न्यूमोनिया होने के चांसेस हो सकते हैं। न्यूमोनिया क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ दैट इज टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी जो ब्रोंकियोल्स हैं और एल्वुलाई, ठीक है जी, जहां पे गैस एक्सचेंज जो है वो होती है। थर्ड की बात की हमने, अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ के बारे में। फोर्थ यहां पे लिखा हुआ है कि अगर किसी पेशेंट की इम्यूनिटी वीक हो जाए, कमजोर हो जाए, तो यहां पे सप्रेस हो जाए, बट क्यों होगी? इम्यूनिटी तो हमारी फ्रेंड है, यहां पे इम्यूनिटी कम क्यों होगी? ऐसे पेशेंट जो, नोट कर लीजिए, कॉर्टिकोस्टीरॉयड मेडिसिन ले रहे हैं, कॉर्टिकोस्टीरॉयड मेडिसिन ले रहे हैं, प्लस यहां पे इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन ले रहे हैं, ऐसे मेडिसिन जो इम्यून को सप्रेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट करवाई, तो मेरा इम्यून सिस्टम न्यू किडनी के प्रति रिएक्ट करेगा। उस रिएक्शन को कम करने के लिए मैंने कुछ मेडिसिन ली, जिसके कारण ये जो फाइट है, लड़ाई है, वो कम हो जाएगी। बट उसी दौरान मेरे अंदर एक और बैक्टीरिया एंटर कर गया जो मेरे को इम्यूनिटी कम होने के कारण अटैक करेगा। ठीक है जी, ऑल राइट। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन, डायबिटीज मेलाइटिस में, शुगर की बीमारी में इम्यूनिटी कम हो जाती है, अल्कोहल इंटेक के मामले में कम हो जाती है, पोल्यूशन के मामले में कम हो जाती है, जो हमारे ड्रग एडिक्ट हैं, आईवी ड्रग एडिक्ट, उनमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केसेस में निमोनिया हो सकता है, और लास्ट है हमारा दैट इज HIV के बारे में कौन नहीं जानता, एड्स के बारे में सबको पता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है तो निमोनिया होने के चांसेस बड़े कॉमन से हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहां पे आप नोट कर लीजिए HIV के लिए दैट इज PJP, यहाँ पे PJP बैक्टीरिया जो है वो अपना न्यूमोसिस्टाइटिस जेरोकोवी, ऐसा कुछ नाम है इसका, जो कि रिस्पॉन्सिबल है। और CD4 काउंट जो है, CD4 काउंट रिपोर्ट में यहाँ पे मोर देन 200 जो है वो दिखाई देगा। ऑल राइट, उसके बाद है हमारा दैट इज इम्यूनिटी कम होने के बाद 4 के बाद हमारा नंबर है 5। ये आपने बहुत ध्यान से जो है यहां पे समझना है, क्योंकि 5 जो है हमारा फर्स्ट है VAP, दैट इज स्टैंड्स फॉर यस, V से क्या होगा? V से वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया। ठीक है, तो वेंटिलेटर जो है सबको पता है, आखिरी सांस लेने वाली मशीन, वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया। तो ऐसे पेशेंट जो वेंटिलेटर पे हैं और उनकी जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है, ET ट्यूब है, वो इन्फेक्शन क्रिएट कर रही है, प्रॉपर सक्शनिंग जो है वो नहीं की गई, इसीलिए आप देखोगे ICU में, इमरजेंसी में जो भी पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं उनकी ET ट्यूब की जो क्लीनिंग है, सक्शनिंग है, वो यहाँ पे रेगुलर की जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा दैट इज वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया जो है वो देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जहां यहां पे सक्शनिंग ना की हो, पेशेंट सेडेटिव मेडिसिन के अंडर है, पैरालाइज्ड है, तो दिक्कत और कॉम्प्लिकेशन और भी जो हैं वो बढ़ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद है CAP स्टैंड्स फॉर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जब हमारा जो एक्सपोजर है पेशेंट का वो लेस देन 2 डेज हो, लेस देन 2 डेज, इसमें नोट कर लीजिए लेस देन
2 days, 2 दिन से कम जो है यहाँ पे पेशेंट के अंदर जो एक्सपोजर है इन्फेक्शन के प्रति कम्युनिटी में, जैसे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, कम्युनिटी एरिया में काम कर रहे हैं, क्लिनिक्स में जो लोग काम कर रहे हैं, तो 2 दिन से कम जो है इसको बोला जाता है एक्सपोजर को कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। बैक्टीरिया जो है 2 दिन से पहले ही बॉडी में एंटर कर गए। और HAP है यहाँ पे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद 2 दिन से ज्यादा, मोर देन 2 डेज, ठीक है, तो यहां पे नोट कर लीजिए मोर देन 2 डेज, 2 दिन से ज्यादा पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में, तो यहां पे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, जिसको आप बोलते हो नोसोकोमियल इन्फेक्शन, सुपर इन्फेक्शन जो है यहां पे के तौर पे देखने को मिल सकती है, मोर देन 2 डेज। ऑल राइट, तो हमने यहां पे जो है 5 टाइप्स और क्लासिफिकेशन समझी। एस्पिरेशन, दैट इज, देन इनहेलेशन, म्यूकोसिलरी कॉजेज जिसमें सिलरिया वीक पड़ जाता है और यहाँ पे इम्यून जो है कम हो जाए। फिर हमने यहाँ पे बात की वेंटिलेटर, कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया के बारे में। अब हम बात करेंगे 6th के बारे में, फंगल, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉक्सीडियोमाइकोसिस, 2 जो फंगस हैं वो निमोनिया क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें एल्बोलाई और टर्शरी ब्रोंकियोल की जो इन्फ्लामेशन है वो देखने को मिलती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन है पैथोलॉजी के जो हमारे सब्जेक्ट है, BSc नर्सिंग का पैथोलॉजी का सब्जेक्ट है, MBBS का पैथोलॉजी का सब्जेक्ट है, BDS का पैथोलॉजी का सब्जेक्ट है यहाँ पे फार्माकोलॉजी के अंडर, तो ये देखने को मिलेगा। और अक्सर जो है नॉर्सेट एग्जाम, हमारे जो एम्स PGI एनक्लेक्स एग्जाम है वहाँ पे पूछे जाते हैं MCQs के तौर पे। एनक्लेक्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा टॉपिक। उसके बाद है यहाँ पे जो टाइप्स हैं उनको अनॉटमी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। बुक्स में आप ये भी एक कैटेगरी देखोगे जिसमें लोबार निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया और इंटरस्टिशियल निमोनिया जो है वो बताया गया है। तो सबको पता है कि हमारे लंग्स के अंदर जो हैं वो लोब्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, लोब्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो यहाँ पे हम जो है फटाफट लंग्स ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे लोब्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। जो हमारा हार्ट वाली साइड पे लंग है, लेफ्ट लंग, इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट हैं और इधर जो है राइट, हमारी राइट पे 3 लोब्स प्रेजेंट हैं। अगर यहाँ पे एक लोब पूरी इफेक्ट होती है, आधी इफेक्ट होती है, दोनों इफेक्ट होती हैं, तो इसको बोला जाता है लोबार निमोनिया। लोब से याद रखना है लोबार, ठीक है। ज्यादातर जो है ये हमारे एपेक्स एरिया में ही पाया जाता है। ब्रोंको निमोनिया जो कि यहाँ पे ब्रोंकियोज में है, ब्रोंकियोज में जो निमोनिया है, इन्फ्लामेशन है वो देखने को मिलेगी। इंटरस्टिशियल का मतलब है यहाँ पे मान लीजिए ये टर्शरी ब्रोंकियोल है, ये एल्बुलाई बन गई, ये एक और टर्शरी ब्रोंकियोल है, ये भी एक एल्बुलाई बन गई, इनके बीच में यहाँ पे इन्फेक्शन है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रही है। इंटरस्टिशियल ये वाली है, लोब वाली ये है लोबार, और ये है आपकी ब्रोंकियोल या ब्रोंको निमोनिया। ठीक है जी, तो अनॉटमी के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे निमोनिया को क्लासिफाई किया गया है। ऑल राइट, तो हमने यहाँ पे एक ही बार में विद इन फ्यू मिनट्स हमने निमोनिया के बारे में समझ लिया, जो कि टेक्स्ट बुक्स में काफ़ी लंबा चौड़ा दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द निमोनिया के बारे में समझेंगे। तो जैसे ही इन सभी रीजंस के कारण कोई भी बैक्टीरिया जो मैंने अभी यहां पे बताया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, क्लेब्सिएला, न्यूमोकोकस, ठीक है, कैलमीडिया, स्यूडोमोनास, लीजनेला, जो भी हैं यहां पे एंटर कर गए हैं। चलो ठीक है जी, एंट्री हो चुकी है उनकी। जैसे ही वो एंटर किए एल्बुलाई में या फिर हमारी दैट इज ब्रोंकियोल में, तो वहां की जो लाइनिंग है वो डैमेज हो जाती है। लाइनिंग क्या हो जाती है? डैमेज। तो जैसे ही यहां पे लाइनिंग डैमेज होगी एल्बुलाई की, ब्रोंकियोल की, तो इनके पास आ जाएंगे ब्लड से मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या कर रहे हैं? मैक्रोफेजेस यहां पे फेजोसाइटोसिस इनगल्फ करने का काम कर रहे हैं। जो भी बैक्टीरिया यहां पे इन्फेक्शन स्टार्ट होगी उसको किल करने का काम करेंगे। जैसे ही ये मैक्रोफेजेस किल करने का काम करेंगे तो यहां पे रिलीज होंगे साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स, एंडोटॉक्सिन्स एंड ल्यूकोट्रिन्स। ठीक है जी, यहां पे मैंने रेड में इंडिकेट किया है साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स, एंडोटॉक्सिन, ल्यूकोट्रिन्स। तो साइटोकाइंस जो हैं यहां पे, इंटरल्यूकिन्स जो हैं वो सीधा सीधा ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट के पास जाएंगे।
यहां पे इन्फेक्शन की लड़ाई स्टार्ट हुई तो यहां पे इंटरल्यूकिन 1 से लेके इंटरल्यूकिन 6 जो हैं वो बने, जो कि हाइपोथैलेमस पार्ट तक गए। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है। तो ये हमारा हाइपोथैलेमस भाई साहब क्या करेगा? यहां पे हाई ग्रेड फीवर, लो ग्रेड फीवर से हाई ग्रेड फीवर तक कर सकता है। टारगेट क्या है? टारगेट है यहां पे इन्फेक्शन को किल करना। ठीक है, तो फीवर जो है यहां पे देखने को मिलेगा। साइटोकाइंस के कारण यहां पे न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स जो हैं इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। एंडोटॉक्सिन जो है यहां पे इन्फ्लामेशन को और भी इंक्रीज करेंगे। बट जो ल्यूकोट्रीन्स हैं इनकी क्या प्रॉब्लम है? इनकी ये प्रॉब्लम है कि हमारी जो ब्रोंकियोल्स का डायामीटर है, स्मूथ मसल्स हैं, उनकी ये कंस्ट्रिक्शन कर देंगे। आप देख सकते हो कि ये डॉट बिल्कुल छोटा सा रह गया, यहां से टाइट हो गई ब्रोंकियोल हमारी, तो यहां पे एस्थमा जैसा अटैक जो है वो आ सकता है। यानी कि ब्रोंकोस्पाज्म जो है हो गया, यहां पे ब्रोंकियोल का डायमीटर कम कर दिया इन्होंने। कम होने के कारण गैस एक्सचेंज जो है यहां पे एयर जो है वो कम आएगी यहां पे। ठीक है, क्योंकि ये यही चीज हमारी टाइट हो चुकी है यहां पे ब्रोंकियोल। और जैसे ही ये सब कुछ चल रहा होगा तो नर्व एंडिंग्स भी यहां पे पड़ी हैं, नर्व एंडिंग्स। तो ये नर्व एंडिंग्स क्या हो जाएंगी? स्टिमुलेट हो जाएंगी, क्योंकि यहां पे इन्फ्लामेशन हो रही है। ये नर्व एंडिंग्स स्टिमुलेट होके ब्रेन से स्टार्ट करवाएंगी कफ रिफ्लेक्स। खांसी जो है वो निमोनिया में देखने को मिलेगी। टारगेट क्या है? टारगेट है जो भी सेक्रीशंस बनी हैं उनको स्पिट आउट करना, एयरवे को क्लीन करना, एयरवे को क्लीन करना। ठीक है जी। बट इसी दौरान अगर बैक्टीरिया यहां पे कॉलोनी बनाने में, वहां पे अपना एरिया जो है कॉलोनी बनाने में, इकट्ठे होने में, इन्फेक्शन करने में कामयाब हो गए, तो यहां पे कीमोटैक्सिस और भी ज्यादा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईसिनोफिल, हमारे लिम्फोसाइट जो हैं आने शुरू हो जाएंगे। और भी ज्यादा यहां पे जो इन्फ्लामेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी यहां पे, जिसके कारण धीरे धीरे यहां पे एल्वोलाई और एल्वोलाई के पास में से निकलने वाली, एल्वोलाई और उसके पास में से निकलने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं यहां पे इतने सारे जो हमारे WBC हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। ठीक है जी, क्योंकि कॉलोनी बन चुकी है। तो ये हमारे WBC यहां पे क्या करेंगे? यहां पे ब्रेक डाउन कर देंगे हमारी कैपिलरीज का, ब्लड वेसल्स का, जिसके कारण फ्लूइड जो है यहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। फ्लूइड जो है यहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा पल्मोनरी एडिमा। लो जी, तो यहां पे सांस लेने में और भी ज्यादा दिक्कत जो है वो आने वाली है। पल्मोनरी एडिमा जो है एल्वोलाई और एल्वोलाई के पास निकलने वाली कैपिलरीज के ब्रेक डाउन होने से निकला फ्लूइड, उसके कारण यहां पे पल्मोनरी एडिमा जो है वो होता है, पल्मोनरी एडिमा। और भाई साहब अभी भी कहानी अधूरी है, क्योंकि यहां पे पड़े हैं हमारे मास्ट सेल, यहां पे घूम रहे हैं मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या रिलीज करते हैं? हिस्टामीन। हिस्टामीन यहां पे और भी ज्यादा जो है अपनी परमेबिलिटी इंक्रीज कर देगी और भी ज्यादा फ्लूइड जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण यहां पे कंजेशन एक लंग के अंदर 15 करोड़ एल्वोलाई हैं, दोनों के अंदर 30 करोड़। तो यहां पे कंजेशन जो है शुरू हो चुकी है, फ्लूइड भर चुका है, एल्वोलाई फैल नहीं रही, एल्वोलाई के अंदर पहले से ही कॉलोनी बन चुकी है, जिसके कारण अब यहां पे इस एरिया में गैस एक्सचेंज कम होगा, पेशेंट को फील होगा डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ऐसे जो सिम्टम्स हैं वो आपको समझने चाहिए। डिस्निया, टैकीकार्डिया, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हार्ट रेट तेज होगी, जितना हो सकता है यहां पे सांस ले लेके हार्ट जो है बीट तेज होगी। टैकीकार्डिया, यहां पे हार्ट रेट का इंक्रीज होना, डिस्निया और स्वेटिंग यहां पे जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है जी, तो हमने यहां पे पैथोफिजियोलॉजी और साथ में डिस्कस किया अबाउट दी क्लासिफिकेशन ऑफ द निमोनिया। अब हम डिस्कस करेंगे पैथोलॉजिकल चेंजेस, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट के बारे में। ऑल राइट, तो बात करें अब हम पैथोलॉजिकल चेंजेस के बारे में, उससे पहले हमें यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करना चाहिए कि जैसे ही बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हमारे एल्वोलाई और टर्शरी जो हमारी ब्रोंकियोल है उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, तो ये इसकी वॉल्स को, दीवारों को यहाँ पे
नुकसान जो है, डैमेज, इरिटेशन जो है वो करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के स्टार्ट होते ही यहाँ पे क्या आ जाते हैं, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल, जो कि यहाँ पे कई सारे केमिकल्स बनाते हैं। उन केमिकल्स के कारण और मास्ट सेल एक्टिवेट होने के कारण यहाँ पे जो हमारी एल्वेओलाई की वॉल है ये ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसके कारण ये सारा कंटेंट जो है वो यहाँ पे आ जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, और धीरे धीरे मास्ट सेल प्लस ये जो बैक्टीरियल कंटेंट है, वायरल कंटेंट है, यहाँ पे पस जो है ये हमारी जो कैपिलरीज इसके एल्वेओलाई के पास से निकल रही हैं, ये इसको भी डैमेज करना शुरू कर देती हैं, और हमारा जो ब्लड कंटेंट है, खास तौर पे फ्लूइड, वो बाहर की तरफ आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे हो जाती है पल्मोनरी एडीमा। क्योंकि यहाँ पे एडीमा हो जाएगा तो एल्वेओलाइज प्रॉपरली रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी। जैसे ही मैं सांस अंदर लेके जाता हूं, इनहेलेशन, तो ये मेरी एल्वेओलाई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती हैं। बट अगर इनके आसपास यहाँ पे फ्लूइड होगा तो यहाँ पे ये जो है कंजेशन फील करेंगी, कंजेस्टेड फील करेंगी, ठीक है। मैक्रोफेजेस हैं यहाँ पे, और मास्ट सेल क्या बना रहे हैं, हिस्टामिन ब्लड वेसल्स के डायमीटर को और भी बढ़ा देगी, तो यहाँ पे और भी जो फ्लूइड है वो आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ये जो हमारी दीवारें हैं, इतना नुकसान हो जाता है इनका यहाँ पे ओवर द टाइम बीइंग कि यहाँ पे आरबीसी भी ब्लड से बाहर आ जाते हैं, ठीक है, आरबीसी भी यहाँ से ब्लड से बाहर आ जाते हैं। इसी चीज को आपने अभी पैथोलॉजिकल चेंजेस के अंदर दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज है हमारी कंजेशन, जिसमें मैंने अभी बताया कंजेशन हो जाती है, 1 से 2 दिन लगते हैं इसमें हमारे जो लंग्स की जो लोब है वो लार्ज साइज की हो जाती है, हैवी हो जाती है, फ्रॉथी, झाग वाला जो पस है, फ्लूइड है, वो यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। एडीमा, मैंने अभी बताया कि एडीमा यहाँ पे जो है हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद है यहाँ पे आरबीसी थोड़े थोड़े करते हुए इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, 1 से 2 दिन। अब 2 से 4 दिन के बाद रेड हेपेटाइजेशन वाली स्टेज जो है यहाँ पे आ जाती है। हेपेटाइजेशन, हेपेटिक, लिवर वर्ड कहाँ से आ गया, लिवर के जैसे सेल जो हैं यहाँ पे कंसिस्टेंटली दिखने शुरू हो जाते हैं, तो इन्होंने इसका नाम रख दिया रेड हेपेटाइजेशन, ठीक है। 2 से 4 दिन के बाद, इन्फेक्शन के आने के बाद, पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट होने के बाद, रेड यहाँ पे आरबीसी की जो नंबर है, काउंटिंग है, वो यहाँ पे बहुत सारी बढ़ जाती है, ठीक है जी, बहुत सारी बढ़ जाती है। और यहाँ पे फिब्रिन स्ट्रैंड्स जो हैं वो धीरे धीरे लोब के अंदर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, फिब्रिन स्ट्रैंड्स। न्यूट्रोफिल्स का नंबर यहाँ पे बहुत बढ़ जाता है, यहाँ पे जो पस इकट्ठी हो रही है उसमें न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस का नंबर बहुत बढ़ जाता है, और धीरे धीरे एल्वेओलाई की ये जो सेप्टा है इसका डैमेज होना यहाँ पे शुरू हो जाता है, और एल्वेओलर सेप्टल डैमेज, ठीक है जी। उसके बाद 4 to 8 डेज, अगले जो 4 से 8 दिन है, इसका नाम है स्टेज का ग्रे हेपेटाइजेशन। बट ये ग्रे क्यों है, हम सबको पता है कि आरबीसी की एज कितनी है, 120 डेज। तो जैसे ही ये आरबीसी जो यहाँ पे आए हैं इनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इनमें से कुछ ओल्ड भी होंगे जिनकी बेचारों की डेथ होने वाली है, तो डेथ हो गई, तो यहाँ पे ग्रे कलर की जो हमारी अपीयरेंस है लोब की वो होनी शुरू हो जाती है, ग्रे हेपेटाइजेशन। इसमें क्या पाया जाएगा, आरबीसी की काउंट ऑब्वियस से कम होगी क्योंकि डेथ हो चुकी है, फिब्रिन काउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि फिब्रिन यहाँ पे बहुत बढ़ जाएगा तो यहाँ पे लोब का हार्ड होना शुरू हो जाएगा। मैक्रोफेजेस, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। बट जो मजेदार बात है, जो आपको हैरान करेगी अभी, वो ये है कि इसकी जो 4th स्टेज है जिसका नाम है रेजोल्यूशन, 8 से 9 दिन के बाद यहाँ पे मैक्रोफेजेस का नंबर इंक्रीज हो जाता है, और धीरे धीरे ये स्टेज जो है वो अपने आप को करेक्ट कर लेती है, अपने आप को यहाँ पे रिपेयर जो है वो हो जाती है। आप कहोगे सर फिर तो ये डिसऑर्डर कोई टेंशन वाली बात ही ना हुई,
बट कई केसेस में अनफॉर्चुनेटली खास तौर पे जो हमारा ये दैट इज यंग एज में है निमोनिया, बेबीज में, चिल्ड्रन में, ठीक है, पीडियाट्रिक निमोनिया है, तो वो बहुत डेंजरस है। बट अडल्ट में जो ये हमारी रेजोल्यूशन है वो 8 से 9 दिनों तक हो जाती है, ये कंडीशन अपने आप सही हो जाती है। बट अगर एंटीबायोटिक्स ले लें तो ये 3 दिन में रेजोल्यूशन हो सकता है। एंटीबायोटिक्स जो है हम ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे अभी, अगर 3 ले लें तो 3 दिन में रेजोल्यूशन हो सकता है, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे पैथोलॉजिकल चेंजेस के अंडर यहाँ पे देखा कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन। कंजेशन को उन्होंने कंसोलिडेशन भी बुक में लिखा हुआ है, कंसोलिडेट होना, अपने ही टिश्यू को खा जाना, हजम कर लेना, कंसोलिडेशन। ऑल राइट, तो यहां पे अब हाथ लगते ही हम डिस्कस करेंगे अबाउट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ निमोनिया के बारे में। तो जैसी पैथोफिजियोलॉजी है वैसे सिम्टम्स हैं। फर्स्ट है हमारा यहां पे हाई ग्रेड फीवर या फीवर, वो मैंने बता दिया इंटरल्यूकन्स के कारण। टैकीकार्डिया, हार्ट एडजस्ट करेगा, हार्ट रेट तेज होगा। चेस्ट पेन ऑब्वियस है, यहां पे 3 नर्व एंडिंग्स हैं, इतना कुछ चल रहा है लोब के अंदर, तो प्लूरेटिक चेस्ट पेन जो है बुक में लिखा हुआ है वो होगा। उसके बाद डिस्निया, डैमेज हो रहा है सेप्टा का, तो सांस लेने में दिक्कत जो है वो देखने को मिलेगी। और स्पूटम प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगी। बॉडी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्यों करेगी? सो दैट जितना हो सके यहां पे ये जो सेक्रीशन बन रही हैं वो स्पिट ऑफ की जा सकें। ऑल राइट, तो काफी हमने यहां पे निमोनिया के बारे में समझा। अब हम देखेंगे इसके डायग्नोसिस। सिंपल, एक्सरे और सीबीसी। सीबीसी में चेक करेंगे ब्लड के अंदर और इस जो है सेक्रेशन के अंदर भी कहां पे कौन सा बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जो है वो प्रेजेंट है, और पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या है और क्या काम कर रहा है, वीकनेस क्या है, कोई प्रीवियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर तो नहीं है, और उसकी हिस्ट्री चेक करेंगे कि हम स्मोकर तो नहीं है, ठीक है जी, डाइट इंटेक कैसा है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है, वगैरह वगैरह। और चेस्ट एक्सरे में जो यहाँ पे निमोनिया का चेस्ट एक्सरे है उसमें ये जो स्टेजेस हैं, कंजेशन, रेड एंड ग्रे हेपेटाइजेशन, इनके जो वहाँ पे स्टिग्मा लाइक डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो चेक करेंगे भी कैसे ये पैटर्न जो है हॉलो स्ट्रक्चर शो कर रहा है। तो आप मेरी राइट साइड पे देख रहे हैं कि कैसे एक निमोनिया का चेस्ट एक्सरे हम देख पा रहे हैं, ठीक है जी। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द निमोनिया के बारे में एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे हमारी एंटीबायोटिक थेरेपी के अंडर अमीनोग्लाइकोसाइड्स, मैक्रोलाइड्स एंड वेनकोमाइसिन। तो वेनकोमाइसिन के बारे में यहाँ पे नोट कर लीजिए आप कि ये जो ड्रग है ये MRSA, मैथिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए दिया जाता है। ऐसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो कि मैथिसिलिन के प्रति रेजिस्टेंट है, मर्सा बोलते हैं इसको, मर्सा। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। एमसीक्यूज, नॉर्सेट, एनक्लेक्स एमसीक्यूज इसके ऊपर बहुत आते हैं। तो यहां पे मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए वेनकोमाइसिन जो है यहां पे दी जाती है। एंटी फंगल की बात करें तो क्लिंडामाइसिन और एंटी वायरल ड्रग में जो हमारे ड्रग्स हैं वो यूज किए जाते हैं अगर पेशेंट को HIV भी जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो मैनेजमेंट, ऑक्सीजन थेरेपी की बात करें तो ये हमारा जो है इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज, यस, नर्सिंग डायग्नोसिस के अंडर ऑब्वियस है डिस्नी है, निमोनिया जैसी कंडीशन है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो पहला नर्सिंग डायग्नोसिस है इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू डिक्रीज्ड गैस एक्सचेंज। मैंने बताया कि एल्बोलाई की सेप्टा जो है, वॉल जो है वो डैमेज हो चुकी है, तो गैस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा, बॉडी को ऑक्सीजन की कमी होगी। तो यहां पे इसको मैनेज करने के लिए जो है ऑक्सीजन एडमिनिस्टर की जाएगी, ठीक है जी। ABG यहां पे नोट कर लीजिए, ABG, ठीक है, यानी कि आर्टीरियल ब्लड गैस मॉनिटरिंग की जाएगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मॉनिटर किया जाएगा, और ज्यादा मात्रा में हाई कंसंट्रेशन जो ऑक्सीजन है वो COPD में यहां पे हमने नहीं देनी। अगर पेशेंट को साथ में COPD है तो हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन जो है वो अवॉइड की जाती है, क्योंकि ये जो है हमारी रेस्पिरेटरी अरेस्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है ये मैंने COPD की वीडियो में बताया हुआ है। सेकेंड नंबर पे की बात करें तो इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस,
यहाँ पे एयरवे जो है हमारी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई एल्वोलाई, उसमें रेशा जो है, पस जो है वो जमी हुई है, इन्फ्लामेशन सेक्रेशंस वहां पे प्रेजेंट हैं। तो जितना हो सके मॉर्निंग टाइम में ही सेक्रेशंस जो है सैंपल स्पूटम का वो कलेक्ट किया जाता है, सो दैट बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जा सके। पेशेंट को हम गाइड करते हैं कि रेगुलर माउथ जो है माउथ वॉश के साथ रिंस करता रहे, साफ करता रहे, गरारे वगैरह वो करता रहे, सो दैट उसकी जो ओरल हाइजीन है वो मेंटेन रहे। ठीक है, क्योंकि इतनी सेक्रेशंस बार बार स्पिट ऑफ करना ओरली जो है यहाँ पे ओरल इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा हम पेशेंट को यहाँ पे ह्यूमिडिफाई जो एयर है, ठीक है, मॉइस्चर्ड एयर जो है नेबुलाइजर के साथ दे सकते हैं, जो है हमारा स्टीमर वो यूज कर सकते हैं कमरे में, सो दैट ह्यूमिडिफाई एयर जो है यहाँ पे प्रेजेंट हो। और कोई क्रैकलिंग साउंड वगैरह प्रेजेंट है उसके लिए भी हम स्टेथोस्कोप के साथ चेक कर सकते हैं। बात करें हमारे थर्ड के बारे में, अक्यूट पेन। इतना खांसने के बाद इंटरकॉस्टल मसल्स, डायफ्राम मसल्स, बैक मसल्स और नेक के मसल्स जो हैं उनमें स्पाज्म आ सकता है, अब्डोमिनल मसल्स में स्पाज्म आ सकता है। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए एनाल्जेसिक पेन किलर तो हमने देने ही देने हैं। हीट एप्लीकेशन के साथ भी हम जो है पेशेंट के सेक्रेशंस को यहाँ पे डाइल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, म्यूकोलाइटिक ड्रग्स के साथ कर सकते हैं। सेमी फाउलर या सेमी सिटिंग पोजीशन जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। और पेशेंट को अगर एनजी ट्यूब डली हुई है तो उसकी भी हम केयर और रिप्लेसमेंट टाइम टू टाइम जो है वो यहाँ पे करते रहेंगे। सो मेडिकल एंड नर्सिंग मास्टर्स, दिस वाज ऑल अबाउट निमोनिया। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत बहुत ईजी, बहुत बहुत सिंपल और यूजफुल साबित हुआ होगा। कीप रॉकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।